नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ईडीएम्स एंड फ्रेजेस आपको किस तरीके से समझने चाहिए जिससे कि आपको उनको रटने की या याद करने की ज़रूरत न पड़े और आप उनको अपने एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से कर भी पाएँ और ज़रूरत पड़े तो आप उनको एग्जाम्पल सेंटेंसेस में यूज़ भी कर पाएँ। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू या बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू। दोस्तों यहाँ पर जो बोल्ट रेफर करता है वो आपका लाइटनिंग बोल्ट को रेफर करता है। आपने देखा भी होगा, इसको वज्रपात भी बोलते हैं। और ब्लू जो रेफर करता है वो आपका ब्लू स्काई को रेफर करता है, नीले आसमान को। मान लीजिए दोस्तों आप कहीं पर बैठे हैं और अचानक से आसमान में बादल आ जाएं, आपका जो आसमान है वो काला हो जाएगा और तब बरसात भी हो सकती है, थोड़ा बवंडर भी आ सकता है और बिजली भी कड़क सकती है। तो आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, अगर आसमान में बादल हैं, आसमान थोड़ा डार्क कलर का है तो बिजली कड़क सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आसमान में कोई बादल नहीं है, एकदम ब्लू कलर का आसमान है, मौसम साफ है, लेकिन फिर भी बिजली कड़क जाए, तो आप क्या कहेंगे कि ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि नीले आसमान में से कभी बिजली कड़केगी, लेकिन फिर भी बिजली कड़क गई तो इट विल बी एन अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग सिचुएशन। ठीक है, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू या बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, इसका मीनिंग यही है, कोई भी एक ऐसी अकस्मात घटना, ऐसी सरप्राइजिंग घटना विच यू डू नॉट एक्सपेक्ट। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द न्यूज ऑफ हिज फायरिंग। फायरिंग का दोस्तों मतलब है नौकरी से निकाल दिया जाना। तो उसके नौकरी से निकाल दिए जाने की खबर ऐसे आई, केम एज या लाइक, ऐसे आई, जिस प्रकार आई, इस प्रकार आई। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जैसे कि आसमान से, जैसे नीले आसमान से कोई बिजली कड़की हो। ठीक है दोस्तों, उसके फायर कर दिए जाने की न्यूज इस तरह आई जैसे नीले आसमान में बिजली कड़की हो। मतलब इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग एंड कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया बोल्ट फ्रॉम द ब्लू या बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, उसमें कई बार आउट ऑफ द ब्लू जो है वो भी अपने आप में फ्रेज यूज कर लिया जाता है। ठीक है, और जो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मैंने आपको बताया वो आपका सिमिली है, लाइक और एज के साथ यूज किया जाता है, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू आपका अदरवाइज यूज कर लिया जाता है। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप अपने फ्रेंड से अगर हॉस्पिटल में मिलने जाएं और पूछें कि भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो आपका फ्रेंड ये बोल सकते हैं कि द ट्रक केम आउट ऑफ द ब्लू। वो ट्रक पता नहीं कहाँ से अचानक से आ गया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ट्रक पता नहीं कहाँ से आ गया। जैसे बोलते हैं कि लाइटनिंग बोल्ट केम आउट ऑफ द ब्लू, वैसे ही द ट्रक केम आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है दोस्तों, तो आउट ऑफ द ब्लू का भी मतलब यह है कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज, कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, दैट इज। एक और अच्छा फ्रेज है दोस्तों, दैट इज क्रॉस योर टीज एंड डॉट योर आईज, या फिर डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज। आपने मोस्ट लाइकली सुन भी रखा होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम की। दोस्तों मैं इसको आपको समझाने के लिए एक शब्द लिखता हूं। एक शब्द होता है इंटीमेशन, INTIMATION। दोस्तों मैंने शब्द लिखा इंटीमेशन। क्या आप इस शब्द को देखकर पढ़ सकते हैं? चांसेस है कि आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते। मतलब 10% चांस ये है कि ये शायद न पढ़ पाएं। उसका कारण ये है कि मैंने जो अपने आई हैं उन पर डॉट नहीं लगाया है, और जो मैंने टी लिखा है उनको मैंने क्रॉस नहीं किया है, कट नहीं लगाया है। मतलब यह है कि जो मेरा काम था वो पूरी तरह सही नहीं था, सिर्फ 90% सही था, 10% उसमें त्रुटियां थी, गलतियां थी। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि क्रॉस योर टीज एंड डॉट योर आइज, मतलब छोटी से छोटी कमी को भी दूर करो, कोई भी काम इस तरीके से करो कि कोई उसमें कमी रह ना जाए, कोई गलती न रह जाए। तो इसका मीनिंग आता है टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी मेटिकुलस। हमेशा ये ध्यान रखना कि हमारे किसी काम में गलती तो नहीं है, बहुत छोटी तो छोटी गलती को भी रिमूव करना। तो दैट इज क्रॉस योर टीज एंड डॉट योर आइज। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिफोर टेकिंग द प्रोजेक्ट टू द CEO, इस प्रोजेक्ट को CEO पर ले जाने से पहले लेट्स मेक श्योर वी डॉट द आइज एंड क्रॉस द टीज। हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, कोई गलती तो नहीं रह गई है। छोटे से छोटा पॉइंट, माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट को भी देख लेते हैं, बहुत महीनता से काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक अच्छा फ्रेज है दोस्तों, दैट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये भी आपने सुन रखा होगा। जब बहुत मूसलाधार बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, तो उसको बोलते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसके ओरिजिन के पीछे दोस्तों दो स्टोरीज हैं, दोनों ही आपकी ब्रिटेन से आई हैं। दोस्तों आज से 300-350 साल पहले जब ब्रिटेन में आपका ये घास फूस के छप्पर हुआ करते थे मकान की छतों पर, ब्रिटेन क्योंकि एक जनरली ठंडा एरिया है, तो जो आपके स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स वगैरह होते थे वो यहाँ छत पर शह लेते थे, शरण लेते थे, क्योंकि ये जो छप्पर है थोड़ा सा गर्मी प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करता है। तो जब बारिश होती थी
तो अगर हल्की फुल्की बारिश होगी तो सिर्फ ये गीला ही होगा, ठीक है। लेकिन इतनी तेज बारिश हो कि ये फिसलने लायक हो जाए, और एक्चुअली में जब बहुत तेज बारिश होती थी तो ये फिसलने जैसा हो जाता था, तो जो कैट्स और डॉग्स ऊपर जिन्होंने शरण ली है वो एक्चुअली में नीचे आके गिरने लगते थे, तो कहते थे कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। एक तो ये स्टोरी है, और इसके पीछे एक और स्टोरी है। आज से जब अगेन वहीं ब्रिटेन की बात है, जब आपका प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ये पानी का जो बरसात का पानी आता है उसको प्रॉपरली डिस्पर्स करने का सिस्टम नहीं बना हुआ था, तो जो आने जाने वाला रास्ता था गली, उन्हीं में पूरा पानी भर जाता था। तो जब बहुत तेज बारिश होती थी तो गलियों में पानी काफ़ी भर जाता था। जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ से जो स्ट्रे एनिमल्स थे वो उस पानी के साथ बहकर नीचे इलाके में आते थे, तो लोग कहते थे कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से हमारे पास ये फ्रेज आ गया है। दो स्टोरी हैं, स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बस मीनिंग का, आपको ईडियम का मीनिंग याद रहना चाहिए उस स्टोरी की हेल्प से। एक और अच्छा फ्रेज है दोस्तों, दैट इज पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। दोस्तों ऑयल का मतलब है तेल, पोर का मतलब है उड़ेलना, और ट्रबल्ड वाटर्स का मैं बता देता हूँ। ट्रबल का दोस्तों जो मीनिंग है उथल पुथल, और ये आपका लगभग 500 सालों से उथल पुथल के लिए यूज़ किया जाता है ट्रबल। आपके अगर माइंड में ट्रबल है, मतलब आपका माइंड अगर ट्रबल्ड है, मतलब आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर उथल पुथल हो रही है। और समुद्र में अगर हम कहें कि ट्रबल्ड वाटर्स, मतलब पानी में उथल पुथल हो रही है, पानी बहुत जैसे तूफान की वजह से या बहुत तेज हवा चलने की वजह से पानी में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है बार बार, या पानी में लहरें आ रही हैं ऊंची ऊंची, वैसा वाला। तो ये जब की बात है जब आज से 450 साल पहले, 500 साल पहले जब शिप या बोट वगैरह आपके समुद्र में जाते थे, तो समुद्र के कुछ एरिया में ये खतरा बना रहता था कि किसी तूफान के आने की वजह से जो पानी है वो हिलोरे मारने लगे, या पानी में बहुत तेज उथल पुथल होने लगे, ठीक है दोस्तों। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पानी में अगर उथल पुथल होगी तो समुद्र में जो जहाज है वो भी आपका पलट सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑयल आता था, वो समुद्र के उन एरियाज में डाल दिया जाता था। ऑयल को डालने का क्या पर्पज है मैं बता देता हूँ। उसके 3 मेन कारण होते हैं। एक तो ये कि जो ऑयल होता है वो उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, तो वो पानी की सरफेस पर फ्लोट करेगा, ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा ऑयल बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है। जब आपने ऑयल पानी की सतह पर डाल दिया तो वो बहुत पतली लेयर बनाता है, जो आपका ह्यूमन हेयर होता है, मनुष्य के बाल की मोटाई के बराबर मोटी वो एक परत बनाता है, बहुत कुछ ही मॉलिक्यूल्स मोटी परत बनाता है वो। तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल बहुत बड़े सरफेस एरिया को कवर कर सकता है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो ऑयल की सरफेस टेंशन है वो आपकी ह्यूमन स्किन के बराबर होती है, मतलब इट इज़ वेरी गुड थिंग। सरफेस टेंशन आप इस तरीके समझ लीजिए जैसे कि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को पकड़ कर खड़े हैं, ठीक है। तो आपने अगर इस तरीके से एक बड़े सरफेस एरिया पर ऑयल डाल दिया, मतलब कि आपने एक तरह से पानी को बांध दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो आसानी से अब उसमें उतार चढ़ाव नहीं आएगा, आसानी से उफान नहीं आएगी, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसी स्थिति जो कि ट्रबल सम हो सकती थी, एजिटेटेड हो सकती थी, आपने उसको कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, ठीक है। तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया। अब इसको अपने सेंस में यूज़ करते हैं, फिगरेटिव सेंस में। कोई भी स्थिति जो कि बहुत दुविधा युक्त हो सकती थी, बहुत एजिटेटेड हो सकती थी, ऐसी हो सकती थी कि जिसमें कि झगड़ा होने वाला हो, या फिर वो स्थिति किसी भी तरीके से बहुत डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। आपने वो झगड़ा शांत कर दिया, आपने वो स्थिति को जो उसमें टेंशन बनी हुई है उसको डिफ्यूज़ कर दिया, तो मतलब आपने ये वाला इडियम यूज़ कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई हस्बैंड इज ऑलवेज आर्ग्यूइंग विद माई फादर। मेरे हस्बैंड मेरे फादर के साथ हमेशा आर्ग्यू करते रहते हैं। एंड आई एम द वन हु हैज़ टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। और वो मैं हूं जिसको कि ये झगड़ा उनके बीच में शांत करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक और अच्छा फ्रेज है दोस्तों, दैट इज टू कीप द बॉल रोलिंग। दोस्तों कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है कोई अगर एक्टिविटी चालू है तो उसको चालू रखना, टू मेंटेन और कंटिन्यू रनिंग एक्टिविटी। मान लीजिए आप कहीं फंक्शन पर गाना गा रहे हैं किसी स्टेज पर खड़े होकर, और बहुत सारे लोग आपको एंजॉय कर रहे हैं ऑडियंस में, आपको अचानक से आ जाए टॉयलेट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपका फ्रेंड बगल में खड़ा है मान लीजिए, तो उसको आप बुलवाएंगे कि भाई तुम गाना चालू रखो, यू कीप द बॉल रोलिंग, और मैं अभी टॉयलेट करके आता हूँ, ऐसा। इस शब्द का दोस्तों जो ओरिजिन है, इस फ्रेज का ओरिजिन है वो आपका 1840 से आया है। यूएस में कोई प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत गए थे। उसके बाद क्योंकि वहाँ पर टीवी और रेडियो शायद था, बट टीवी और आपका इंटरनेट ये सब तो नहीं था, तो उस समय उन्होंने अपने सिटी में एक अपनी जश्न मनाने के लिए विक्ट्री बॉल बनवाई थी, टिन की और लेदर की, 10 फीट बड़ी।
ये एक आर्टिस्ट का इंप्रेशन है। और उस विक्ट्री बॉल पर उन्होंने अपने स्लोगन्स लिखवा लिए, जो उनके स्लोगन रहे होंगे, सिद्धांत रहे होंगे, वो लिखवा लिए। और उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने पूरे शहर में थोड़ी थोड़ी दूर खड़े होकर एक ह्यूमन चेन जैसी बना ली, और ये बॉल को फिर उन्होंने पूरे शहर में रोल करवाया, ठीक है, जिससे कि सब लोगों का अटेंशन बन जाए और वो एक जश्न जुलूस जैसा बन जाए, जुलूस जैसा निकल जाए वो चीज़। तो वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो कह रहे थे कीप द बॉल रोलिंग, इस बॉल को इसको रोल करते रहने दो, इसको रुकने मत दो, डोंट लेट इट स्टॉप। तो वहाँ से हमारे पास एक फ्रेज आ गया, कीप द बॉल रोलिंग, मतलब कोई एक्टिविटी चालू है तो उसको चालू रखना, उसको रुकने न देना। ठीक है दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशंस फॉर द पार्टी, मैंने पार्टी के लिए प्रिपरेशंस तो स्टार्ट कर दी है, बट इट्स अप टू यू टू कीप द बॉल रोलिंग, पर अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखोगे कि नहीं रखोगे। मैंने चालू कर दिया, बट अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनको कंटिन्यू करते हो कि नहीं करते। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपका यहाँ पर खत्म होता है, इस PDF को आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ मिलूंगा एक अगले वीडियो में। नमस्कार।